हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश पुंस डिजिटल डायरीज। तो फ्रेंड्स, आज अपने चैनल के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज में मैं जिस फिल्म का रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है सन 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं ये रिव्यू का सिलसिला शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1967 यानी कि 1967 में फिल्मिस्तान के बैनर के तले निर्माता ए नाडियाडवाला और साजिद नाडियाडवाला की म्यूजिकल रोमांस एक्शन फिल्म आई जिसका नाम था पत्थर के सनम। इस फिल्म को निर्देशित किया था राजा नवाथे ने। समय राजा नवाथे ने जो अन्य फिल्में निर्देशित की थी उनमें मुख्य थी 1958 में आई सोहनी महिवाल, 1965 में आई गुमनाम, 1970 में आई भाई भाई और 1973 में आई मनचली। 2 घंटे 17 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1 जनवरी 1966 को। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, प्राण, महमूद, जानकी दास, अरुणा ईरानी और ललिता पवार ने। इस फिल्म की ड्रेस डिजाइनर थी भानु अथैया और शालिनी और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे अख्तर उल इमान ने। अख्तर उल इमान ने जिन दूसरी फिल्मों में स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे थे उनमें कुछ मुख्य थीं 1963 में आई गुमराह, 1965 में आई वक्त, 1966 में आई मेरा साया, 1967 में आई हमराज, 1968 में आई आदमी, 1972 में आई दास्तान और 1973 में आई दाग और धुंध। फ्रेंड्स, पत्थर के सनम मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास सांवली रात की कहानी पर आधारित थी। पत्थर के सनम का संगीत एल्बम HMV यानी कि हिज मास्टर्स वॉइस द्वारा विनाइल LP के रूप में सन 1967 में रिलीज किया गया। इस फिल्म के 7 गीत थे जिनके बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और इन्हें संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। 31 मिनट के इन 7 गीतों को अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश और आशा भोसले ने। फ्रेंड्स, मेरे LP रिकॉर्ड कलेक्शन में इस फिल्म का ये एक विनाइल रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के साइड 1 में जो गीत हैं वो हैं पत्थर के सनम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कोई नहीं है लता मंगेशकर की आवाज़ में, ए दुश्मने जां आशा भोसले की आवाज़ में, बता दूं क्या लाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इस रिकॉर्ड के सेकंड साइड पर जो गीत हैं वो हैं महबूब मेरे लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा गाया हुआ, तौबा ये मतवाली चाल मुकेश द्वारा गाया हुआ और दुश्मन है ज़माना ठेंगे से मोहम्मद रफ़ी, महमूद और साथियों की आवाज़ में गाया हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। सन 2020 में 25 बॉलीवुड गानों की एक लिस्ट तैयार की गई जिनमें गाने 90 के दशक के पहले के हों और जिन गानों के वीडियोस पर 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए हों। इस लिस्ट में पत्थर के सनम के गीत मेरे महबूब को 21वां स्थान मिला। इसे 125 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले थे। 1968 की बिनाका गीतमाला में पत्थर के सनम के गीत बता दूं क्या लाना को 10वीं पायदान मिली। इसी फिल्म के गीत महबूब मेरे को इस हिट परेड में 20वीं पायदान मिली थी। अगर हम इस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो पत्थर के सनम को 9वां स्थान मिला। 40 लाख रुपए के बजट वाली इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी 2 करोड़ 80 लाख रुपए।
और कलेक्शन के इन्हीं आंकड़ों की वजह से इस फिल्म को हिट फिल्मों की लिस्ट में स्थान मिला। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी मनोज कुमार, आशा पारेख और प्राण की फिल्म उपकार। इसने 3 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई करके पहला स्थान प्राप्त किया। दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज की फिल्म राम और श्याम दूसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर रही जितेंद्र और बबीता की फिल्म फर्ज। सुनील दत्त, राजकुमार, विम्मी और मुमताज की फिल्म हमराज चौथे स्थान पर रही। पांचवें स्थान पर रही जॉय मुखर्जी, सायरा बानू और IS जौहर अभिनीत फिल्म शागिर्द। छठे स्थान पर रही देवानंद, विजयंतीमाला, अशोक कुमार और तनुजा की फिल्म ज्वेल थीफ। सुनील दत्त, नूतन और जमुना की फिल्म मिलन 7वें स्थान पर रही। 8वें स्थान पर रही शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। और फ्रेंड्स, 9वीं पोजीशन हासिल की उस फिल्म ने जिसका कि मैं अभी आपको रिव्यू दे रहा हूं, यानी कि 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 6.4 है, जो कि बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के टाइटल पत्थर के सनम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कुछ फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि ये नाम रखा गया 1954 में आई फिल्म शबाब के एक गीत बड़े अरमान लेकर हम घर से निकले से प्रभावित होकर। इस गीत की एक लाइन थी, जिसके सजदे हमने किए वो पत्थर के सनम निकले। तो फ्रेंड्स, पत्थर के सनम के टाइटल के पीछे ये जो विचार दिए गए हैं, इनके बाद चलिए मैं इस फिल्म के गीत पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना के पीछे भी एक किस्सा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हुआ यूं कि इस फिल्म के हीरो मनोज कुमार चाहते थे कि इस गीत को मुकेश गाएं। इसके पीछे भी एक वजह थी, और वो ये थी कि 1967 तक मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार का स्टेटस हासिल कर चुके थे। अभी तक उनकी जितनी भी फिल्में आई थी, उनमें ज्यादातर गीत को मुकेश ने अपनी आवाज दी थी। लिहाजा मनोज कुमार चाहते थे कि पत्थर के सनम के भी इस टाइटल गीत को मुकेश ही गाएं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म की संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मानना था कि इस गाने की पिच ही ऐसी है कि इसे मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई और आसानी से नहीं गा सकेगा। इस चीज को लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मनोज कुमार से बात की और उन्हें बहुत समझाया, लेकिन मनोज कुमार टस से मस ना हुए। इसी दौरान मनोज कुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर A.A. नाडियाडवाला और डायरेक्टर राजा नवाथे का रुख किया, लेकिन उन दोनों ने संगीत के मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। तो फ्रेंड्स, आखिरकार मनोज कुमार को सभी की राय माननी पड़ी। लिहाजा ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। फ्रेंड्स, मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को ऐसे अंदाज से गाया, ऐसे हाई पिच और हाई नोट्स का प्रयोग करते हुए गाया कि स्वयं मनोज कुमार भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। मनोज कुमार से संबंधित इस किस्से के बाद चलिए दोस्तों, आपको एक और वाकया बताता हूं। बॉलीवुड में मनोज कुमार को स्क्रिप्ट डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब था एक ऐसा व्यक्ति जो फिल्म की स्क्रिप्ट में सुधार लाने के लिए अपना योगदान देता है। फिल्म की हीरोइन पत्थर के सनम की स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी, लिहाजा उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि इस फिल्म के कई सीन्स और स्क्रिप्ट को दोबारा लिखे जाने की जरूरत है। इस वक्त मनोज कुमार ने इस फिल्म के कई सीन्स को बेहतर बनाने में मदद की। ऐसी मदद उन्होंने ना सिर्फ पत्थर के सनम में, बल्कि 10 नंबरी, बेईमान, सन्यासी और दो बदन में भी दी थी। तो फ्रेंड्स, अब हम रुख करते हैं इस फिल्म की हीरोइन की ओर। इस फिल्म की मेन हीरोइन थी वहीदा रहमान और सहायक अभिनेत्री थी मुमताज। दोस्तों, ये वो दौर था जब मुमताज अपने आप को बॉलीवुड में एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही थी। उन दिनों
उन्हें केवल छोटे बजट वाली फिल्मों में ही मुख्य नायिका की भूमिका मिलती थी। बड़ी फिल्मों में उन्हें केवल सहायक भूमिकाएं ही मिलती थीं। इस साल आई 2 फिल्मों में भी उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई थी। ये थी राम और श्याम और पत्थर के सनम। इन दोनों फिल्मों में वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थी। दिलचस्प बात यह थी कि राम और श्याम में वहीदा रहमान एक अमीर बाप नाजिर हुसैन की बेटी के रूप में नजर आई और मुमताज ने एक गांव की लड़की का किरदार निभाया था। लेकिन पत्थर के सनम में इस चीज का बिल्कुल उलट दिखाया गया। मुमताज एक अमीर बाप की बेटी की भूमिका में और वहीदा रहमान एक गांव की लड़की की भूमिका में नजर आई। मुमताज को दोनों ही फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए सराहा गया। यहां तक कि राम और श्याम के लिए उन्हें अपने करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। वहीदा रहमान फिल्मों के मामले में मनोज कुमार से सीनियर समझी जाती थी। उन्होंने अपना फिल्मी करियर भी मनोज कुमार से पहले शुरू किया था। यही कारण था कि इस फिल्म की कास्टिंग में वहीदा रहमान का नाम मनोज कुमार के नाम से पहले आता है। इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक और बात है। इस फिल्म में मुमताज नाम की 2 अभिनेत्रियों को क्रेडिट दिया गया है। पहली थी फिल्म की सहायक अभिनेत्री मुमताज और दूसरी थी फिल्म में महमूद की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुमताज बेगम। इस फिल्म की मेन हीरोइन वहीदा रहमान ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर उन्हें केवल सीरियस रोल्स ही दिए जाते थे, ना कि चुलबुले कैरेक्टर के रोल्स। एक और जगह उन्होंने कहा था कि उन्हें राम और श्याम, पत्थर के सनम, एक फूल 4 कांटे में चुलबुले रोल्स निभाने का मौका मिला था। वहीदा रहमान ने एक जगह बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मनोज कुमार, वो खुद, महमूद और प्राण फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे से बहुत मजाक किया करते थे। इस मजाक में फिल्म के प्रोड्यूसर ए नाडियाडवाला भी उनका साथ देते थे। जब राजा नवाथे साहब की बात चली है तो आपको ये भी बता दूं कि पत्थर के सनम दूसरी फिल्म थी जिसमें राजा नवाथे डायरेक्टर थे और मुख्य भूमिकाओं में मनोज कुमार, प्राण और महमूद थे। पत्थर के सनम से पहले ये टीम फिल्म गुमनाम में नजर आई थी। गुमनाम के बाद इसी टीम को पत्थर के सनम में रिपीट किया गया। कोइंसिडेंटली दोनों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की और हिट साबित हुई। गुमनाम ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की, जबकि पत्थर के सनम ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रुख करते हैं इस फिल्म के विलन प्राण की तरफ। ये वो नाम था दोस्तों जिसके स्क्रीन पर आते ही हर जगह एक खौफ का वातावरण पैदा हो जाता था। इस फिल्म में भी प्राण ने एक विलन की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने लाला भगत राम की भूमिका निभाई थी। लेकिन दोस्तों, मनोज कुमार ने अपनी प्रोडक्शंस की फिल्मों में प्राण को पॉजिटिव कैरेक्टर्स की भूमिकाएं दी और उनका चेंज ओवर किया। इसी साल आई फिल्म उपकार में मनोज कुमार ने प्राण को मलंग चाचा के किरदार में कास्ट करके उन्हें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया। इस फिल्म में अरुणा ईरानी ने महमूद की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। उन दिनों अरुणा ईरानी एक नई कलाकार थी और महमूद एक एस्टेब्लिश्ड कॉमेडियन थे। इन्हीं दोनों के बारे में एक किस्सा है। एक बार महमूद ने अरुणा ईरानी से कहा कि वो अपनी फीस में 25,000 रुपए की मांग करें, लेकिन अरुणा ईरानी डरती थी कि इतनी बड़ी रकम मांगने पर कहीं उन्हें फिल्म से ही अलग ना कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, वो हैरान रह गई जब फिल्म के निर्माता ने उन्हें 25,000 रुपए बतौर मेहनताना दिए। तो दोस्तों, ये तो थी फिल्म की कास्ट की कुछ बातें। अब हम रुख करते हैं फिल्म की संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी अपनी फिल्मों में एक्टर्स, खास करके कॉमेडियन जोड़ी को
गवाने के लिए मशहूर थीं। इस फिल्म के गीत दुश्मन है ज़माना ठेंगे से में महमूद की आवाज़ का प्रयोग किया गया। गौरतलब है कि इस गीत में महमूद पर एक से ज़्यादा आवाज़ों का प्रयोग किया गया है। जहां इस गीत की तुकबंदी महमूद की आवाज़ में है, वहीं मुख्य गीत मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फिल्म की कहानी की तरफ रुख करते हैं। गांव के जमींदार ठाकुर यानी कि रामायण तिवारी की बेटी मीना यानी कि मुमताज़ शहर में पढ़ती है। फिल्म के शुरू में दिखाया गया है कि कॉलेज की छुट्टियों में मीना शहर से गांव ट्रेन में जा रही होती है। ट्रेन के सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात राजेश यानी कि मनोज कुमार से होती है। गांव पहुंचकर मीना अपनी सहेली तरुणा यानी कि वहीदा रहमान से मिलती हैं। अभी वो बात ही कर रही होती हैं कि वो देखती हैं कि राजेश मीना के घर पहुंच चुका है। वो सोचती है कि शायद ये उसका पीछा करते करते यहाँ आया है। अब दोनों सहेलियों को पता लगता है कि उस लड़के का नाम राजेश है और उसे मीना के पिता ठाकुर ने अपनी जायदाद की रखवाली के लिए मैनेजर अपॉइंट किया है। मीना तरुणा के साथ मिलकर राजेश को सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि ट्रेन में राजेश ने उसे परेशान किया था। प्लान के मुताबिक दोनों सहेलियां राजेश से प्यार का नाटक करती हैं, लेकिन एक दिन राजेश चोरी छुपे उनकी प्लान सुन लेता है, उनकी बातें सुन लेता है और उनका खेल उन्हीं के साथ खेलने लगता है। अब दोनों सहेलियों को राजेश से प्यार हो जाता है। इस वजह से मीना और तरुणा में अनबन हो जाती है। मीना तरुणा को याद दिलाती है कि बचपन में तरुणा की शादी भगत राम यानी के प्राण के साथ तय हो गई थी। भगत राम एक बुरा आदमी है और वो ठाकुर के सेब के बाग का ठेका लेकर उनको हर साल ठगता है। इधर मैनेजर राजेश भगत राम की ठगी के इरादों का पर्दाफाश करना चाहता है। गुस्से में आकर भगत राम राजेश को अपने गुंडों से पिटवाता है। राजेश को बहुत चोट लग जाती है। अब राजेश की मां शांति देवी यानी कि ललिता पवार राजेश की देखभाल करने के लिए गांव आ जाती है और इसी दौरान राजेश और तरुणा को हकीकत में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ठाकुर साहब और शांति देवी चाहते हैं कि राजेश का विवाह मीना के साथ हो। शांति देवी तरुणा के पास जाकर बताती हैं कि जायदाद की खातिर ठाकुर ने शांति देवी के पति की हत्या कर दी थी और वो ठाकुर से बदला लेना चाहती हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना बच्चा ठाकुर के बच्चे के साथ बदल दिया था। दरअसल राजेश ठाकुर का लड़का है और मीना शांति देवी की लड़की है। शांति देवी तरुणा से कहती हैं कि उसने सारी जिंदगी मुश्किल में बिताई है और अब अगर खुशी का मौका आया है तो तरुणा आड़े आ गई हैं। मीना ये सारी बातें सुन लेती है। उधर भगत राम राजेश को मरवाने के लिए अपने गुंडे भेजता है, लेकिन मीना बीच में आ जाती हैं और राजेश पर चलाई गई गोली उसे लग जाती है। मरने से पहले मीना राजेश को सारी सच्चाई बता देती है। उधर भगत राम तरुणा को कैद कर लेता है। वो उससे शादी रचाना चाहता है। राजेश तरुणा को छुड़ाने के लिए वहां पहुंच जाता है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर ठाकुर पहुंच जाता है। वो भगत राम को गोली मार देता है और राजेश से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। और दोस्तों, अंत में दिखाया गया है कि राजेश और तरुणा शांति देवी को अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी। तो फ्रेंड्स, ये था 1967 में फिल्मिस्तान के बैनर के तले आई फिल्म पत्थर के सनम का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, इसे अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं
एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।